गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिय स्टूडेंट्स, अभी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में 13वीं संसदीय चुनाव आयोजित किया गया 12 फरवरी 2026 को, क्योंकि अगस्त 2024 में शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी उनके सत्ता को हटा दिया गया। वहां पर जेनजी एक विद्रोह हुआ था, आंदोलनकारियों ने विद्रोह किए थे जिसमें छात्र संघ के आंदोलन थे, और इस आंदोलन में शेख हसीना की सरकार को समाप्त कर दिया गया। फिर 2 वर्षों के बाद वहां चुनाव आयोजित किया गया है और 2 वर्षों तक, लगभग 2 वर्षों तक वहां पर जो अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर जो रहे थे वो आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम था मोहम्मद यूनुस थे। प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया और संसदीय चुनाव आयोजित किया गया सफलतापूर्वक। पहले जो संसदीय चुनाव हुए थे उसमें मात्र आपको है 42%, 17% इस बार मत ज्यादा हुआ है, लगभग में 59% के आसपास यहाँ इस बार मत हुआ है। और इसमें जो शेख हसीना की पार्टी थी अवामी लीग, उसको चुनाव में अवैध घोषित कर दिया गया और चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दिया गया था। तब यहाँ पर जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो जीत करके आए हैं वह बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और इस पार्टी पहले लगभग में 20 वर्षों के बाद ये सत्ता पर फिर पर काबिज हुई है। क्योंकि 2000 से लेकर के 2006 के बीच में खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर के पद पर कार्य कर चुकी थी और खालिदा जिया के ही पुत्र है तारिक रहमान, जो अभी पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा अभी पार्टी में अधिक कार्य करने के कारण अभी पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ है। और तारिक रहमान जो है उन पर आरोप भी लगा था 2004 में शेख हसीना के रैली में ग्रेनेड वगैरह फेंकने का, तो उन पर आरोप भी लगा हुआ, जेल में भी रहे हैं लगभग में 18 महीना तक। उसके बाद 2008 में वह ब्रिटेन चले गए इलाज के करवाने के, और लगभग में 17 वर्षों के बाद वह फिर वापस लौट करके आए 2025 में। और 2025 के बाद जो चुनाव हुआ उस चुनाव में बीएनपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 2/3 बहुमत के रूप में समर्थन प्राप्त हुआ। और इसका समर्थन का एक कारण और भी है कि जो उनकी माता जी थी खालिदा जिया, उनका इंतकाल भी हो गया, उनकी मृत्यु भी हुई, जिसके कारण बांग्लादेश में बहुत सारे लोग उनके लिए सहमति जताया और उनके बेटे को जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं बीएनपी का, पूर्ण बहुमत के रूप में सत्ता प्राप्त हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर 110% जो है अब बनेंगे तो तारिक रहमान ही बनेंगे। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे इसमें संसदीय है, जैसे बांग्लादेश के संसद जो है वो जातीय संसद के नाम से प्रसिद्ध है। अब जातीय संसद में देखिएगा कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 350 है, 350 है। इसमें आप याद रखेंगे। अच्छा, बांग्लादेश के संसद गणितीय समझे, मतलब थोड़ा सा इसको समझना है। ये बांग्लादेश की जो संसद उसको जातीय संसद के नाम से जानते हैं। अच्छा, बांग्लादेश का चुनाव का नतीजा आया है 12 फरवरी 2026 को चुनाव आयोजित किया गया है और 13 फरवरी को परिणाम जारी कर दिया गया। और इस परिणाम में लोग को विश्वास था कि जमात-ए-इस्लामी पूर्ण बहुमत में आएगा, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने लोकतंत्र का समर्थन करते हुए और रूढ़िवाद का विरोध करते हुए, अर्थात पाकिस्तान का विरोध करते हुए, उन लोगों ने जमात-ए-इस्लामी को सत्ता में आने से रोक दिया। और ये बांग्लादेश की जो भी युवा थे, जो भी वहां आपको है, चाहते थे क्या कि लोकतंत्र वहां सफल हो, और लोकतंत्र सफल हो और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों में जो बेरोजगारी की समस्या है, जो गरीबी की समस्या है, उन समस्याओं को निदान करने के लिए हम लोग किसी ऐसे पार्टी को समर्थन दें ताकि बांग्लादेश का भविष्य और भी उज्जवल हो, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए वहां चुनाव आयोजित किया गया और चुनाव में आप याद रखिएगा 13 फरवरी को परिणाम भी आ गया और तारिक रहमान के विजय होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको बधाई भी दिए हैं और आशा व्यक्त किए हैं कि भारत और बांग्लादेश का संबंध जो पहले था वह और भी प्रगाढ़ होगा, अच्छा चलेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें याद रखिएगा कि
जातीय संसद है और जातीय संसद में आपको देखिएगा कुल सीटों की संख्या है 350 है और 350 में से ये जो 50 है खास करके महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें टोटल जो है 300 का चुनाव होना था, लेकिन एक जो थे कैंडिडेट जिनकी मृत्यु हो गया तो हाँ चुनाव को रोक दिया गया और कितने चुनाव आयोजित किए गए, 299 सीट पर चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें से समर्थन के लिए बहुमत के लिए कितना चाहिए था, 151 बहुमत के लिए चाहिए और बहुमत से बहुत ज्यादा जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है इसका नेतृत्व तारिक रहमान कर रहे हैं और यह 211 सीट इनको मिला है। जमात इस्लामी जो इसमें 11 दलों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया था जमात इस्लामी, वह उसका नेतृत्व शफीकुर रहमान कर रहे थे, उनको विपक्ष का दर्जा दिया गया, मतलब विपक्ष के लायक से स्टेट दिया गया। नेशनल सिटीजन्स पार्टी जो था यह आपको राष्ट्रीय या अगस्त 2024 में जब वहां आंदोलन हुआ था शेख हसीना के अगेंस्ट में, तब यहाँ नया एक पार्टी बनाया गया था, वह स्टूडेंटों का एक पार्टी था और इसका नेतृत्व कर रहे थे नाहिद इस्लाम, इनको 6 मिला है और अन्य को कितना मिला है 14। तो पूर्ण बहुमत जो मिला है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बीएनपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। अब यह पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के कारण कहा जा सकता है कि तारिक जो रहमान है वो बांग्लादेश के अगला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ये याद रखिएगा 13वें संसदीय चुनाव है तो 13वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनेंगे तारिक रहमान बनेंगे। एक तो यह इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है, संसदीय क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो 50 महिलाओं का सीट जो आरक्षित रखा गया है, इसमें बोला गया है कि जिनको जितनी सीट प्राप्त होगा उसी के आधार पर परसेंटेज यहाँ महिलाओं को अपॉइंटमेंट करने का अधिकार दिया जाएगा। तो अब मान लेते हैं सबसे ज्यादा सीट प्राप्त हुआ तो सबसे ज्यादा महिलाओं को अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बीएनपी करेगा, इसके बाद जमात इस्लामी करेगा अपने महिलाओं को अपॉइंटमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है जो। अच्छा, बीएनपी के विषय में आप याद रखिएगा, लगभग बीएनपी ने 20 वर्षों के बाद फिर सत्ता पर काबिज हुआ है, जबकि बीएनपी 2000 से 2006 के बीच तरफ से खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर के पद पर कार्य की थी। लगभग 20 वर्षों के बाद खालिदा जिया के बेटा तारिक रहमान पीएम बनेंगे। तो आप याद रखिएगा इसी समय जब वह 2000 से 2006 के बीच थे तो यह तारिक रहमान पर विभिन्न प्रकार का आरोप लगा था और उसी आरोप के कारण उनको जेल भी हुआ था। ग्रेनेड से हमला करने के कारण उन पर आरोप लगाया गया था। फिर यह निर्वासित होकर के ब्रिटेन चले गए 2008 में इलाज करवाने के लिए, फिर वहां से लौट करके आएंगे 17 वर्षों के बाद 2025 में और चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ लिख दिया है 2008 में ब्रिटेन जाएंगे, 17 वर्षों तक वह ब्रिटेन में रहेंगे, 18 महीने तक वह जेल में भी थे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ क्यों कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार को आंदोलनकारियों ने समाप्त कर दिया। तब मोहम्मद यूनिस को अंतरिम पीएम बनाया गया था। यह मोहम्मद यूनिस को नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है और ग्रामीण बैंक के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनका योगदान माना जाता है। शेख हसीना की पार्टी को 13वें संसदीय चुनाव में अवैध घोषित कर दिया गया। इसके पार्टी को चुनाव में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं थी। इनका पार्टी का नाम था अवामी लीग। अच्छा, भारत के बीच में और बांग्लादेश के बीच में जो हम लोग को मेन जानना है कि यदि बांग्लादेश में तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो भारत के साथ संबंध क्या होगा। और आप याद रखिएगा भारत के बीच में और बांग्लादेश के बीच में और 1996 में एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं तीस्ता नदी समझौता, और यह समझौता का लगभग 30 वर्ष पूरा हो रहा 2026 में। इस समझौते को रिन्यू करना होगा तो ये दोनों देश मिलकर के बैठ करके इस समझौता को रिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ा जो समस्या हुआ तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर के है। एक तो यह, दूसरा फरक्का बांध को लेकर के। फरक्का बांध हुगली नदी पर है और इन दोनों के बीच में भारत और आपको है बांग्लादेश के बीच विवाद है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी राजनीतिक सीमा लगता है, लगभग 4000 किलोमीटर से भी अधिक राजनीतिक सीमाएं हैं। तो उस सीमा को सुरक्षा भी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, चकमा के एक शरणार्थी हैं, बांग्लादेश के एक शरणार्थी जिनको चकमा के नाम से जानते हैं, वो चकमा जो है भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में आते हैं, रहते हैं, कार्य करते हैं अपना।
तो एक शरणार्थी की जो समस्या है भारत के सामने, वो भी बांग्लादेश के सामने उसको रखा जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध में। अब तारिक रहमान जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आगे क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसा होगा वो आपको है अच्छा होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो 2024 में विद्रोह हुआ है, वह छात्रों ने जो विद्रोह किया था उसी समय आपको है खास करके एक मेमोरेंडम भी बनाया गया था जुलाई 2025 में। उसमें बोला गया था क्या, एक उच्च सदन भी बनाने की बात किया गया है। ये तो है निम्न सदन के रूप में है, जो आप याद रखिएगा। एक उच्च सदन भी बनाया जाएगा और ये उच्च सदन सीनेट के रूप में बनाने की बात किया गया है। और उसी में आपको है राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट करने की बात किया गया है। इसके अलावा आपको और भी न्यायिक शक्ति है, सामाजिक रूप से कार्य करने की बात किया गया है। तो सामाजिक और न्यायिक रूप से सभी लोगों को समानता के रूप में कार्य करने को बढ़ावा देने की बात किया गया है, जो मेमोरेंडम है आपको है जारी किया गया है। संविधान के सभा का अभी जो संविधान है 1972 का संविधान है जो कहा जाता है बांग्लादेश में, उसी संविधान में 2024 के बाद जो है उसमें बदलाव करने की बात किया गया है। तो कुछ उसमें बदलाव देखा जाएगा। अब वह तारिक रहमान के शासनकाल में वो धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करने की बात किया गया है। लोगों को रोजगार देने की बात किया गया है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा, छात्रों को रोजगार देने की बात है, समानता की बात है। इसके अलावा जो हम माइनॉरिटी की क्लास है जो है खास करके हिंदू है, जैन है, उनको सुरक्षा की बात किया गया है तारिक रहमान के द्वारा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके भारत और बांग्लादेश के संबंध को और भी मजबूती से मजबूती के साथ उसको बढ़ाया जाएगा, आगे किया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पता भी होगा कि खास करके बांग्लादेश को बिजली जो सप्लाई किया जाता है वो भारत के द्वारा अदानी की कंपनी जो है वहां बिजली सप्लाई भी कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कि उस संबंध को और भी थोड़ा सा मजबूत बनेगा और आगे बढ़ाया जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बधाई दी है। और ये 12वीं संसदीय चुनाव हुआ था तो उस समय मात्र 42% मत पड़ा था। इस बार जो चुनाव हुआ है वह 59% मत प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसमें जो है जमात इस्लाम को आपको बहुमत नहीं दिया गया है, उनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि वहां पर जो है पाकिस्तान का जो कट्टरपंथी थे, पाकिस्तान समर्थक जो कट्टरपंथी थे, उनको वहां की जनता ने एक सिरे से नकार दिया है और वहां एक स्थिर सरकार का गठन का पूरी तरह से अपने बहुमत दिए हैं, ताकि बीएनपी आगे बांग्लादेश में संरचनात्मक कार्य करे और पड़ोसी देशों के साथ संबंध को मजबूत करे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह करंट अफेयर में चल रहा है। कभी भी आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आगे आने वाला मेंस का भी एग्जाम है, आईएएस का या कोई मेंस का एग्जाम होगा तो भारत बांग्लादेश के संबंध के विषय में पूछा जाएगा। तो राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध में देखेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध जब भी बताएंगे तो भारत में जो खास करके हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की बात सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक न्याय के रूप में बात किया जाएगा। जो संसाधन है बांग्लादेश का वो सामाजिक न्याय के रूप में, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उसको समान रूप से वितरण करने की बात किया जाएगा। और बांग्लादेश क्या है, जब से बांग्लादेश बना है दिसंबर 1971 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बनाई, उसी समय से बांग्लादेश ने अपनी डेमोक्रेसी को अपनाया है और डेमोक्रेसी के रूप में वो काम किया है। बीच बीच में ये समस्या आया है, उस समस्या को फिर भी उसको निदान को दूर किया गया है बांग्लादेश के नागरिकों के द्वारा। और अभी 2024 में जो समस्या आया था उस समस्या का समाधान हो गया है। अब वहां सरकार बनेगा और सरकार बनने के बाद लोगों के लिए संरचनात्मक कार्य करेगा। आप इसमें याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीएनपी मैंने बता दिए हैं कि जमात इस्लामी को 68 मिला है और आपको ये भी याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे अधिक मिला है, 2/3 बहुमत के आसपास मिला, 211 मिला है। एक की आपको है नेशनल सिटीजन पार्टी को 6 मिला है, 14 आपको अन्य मिला है। तो आप याद रखिएगा अभी 299 का ही डाटा है। एक सीट अभी है जो कभी भी चुनाव आयोजित उसमें किया जा सकता है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।